हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इसमें हम लोग देख रहे हैं संविधान का भाग 12, जिसमें कि वित्त, संपत्ति और संविदा यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट को हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान के भाग 12 में बताया गया है पार्ट 12 में कि आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक जो है भाग 12 में है। और इसमें क्या है, वित्त है, संपत्ति है और संविदा है, जिसको बोलते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो आर्टिकल 265 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि बिना विधि के कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी ना स्टेट गवर्नमेंट लेगी। जिसके ऊपर कानून है उस इसी के बारे में टैक्स ले सकते हैं, अलग से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में कोई कानून नहीं बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। अगला है आर्टिकल 266, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है संचित निधि के बारे में। संचित निधि को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसमें जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सारा पैसा तो रहता ही रहता है, पर जितनी भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन सब का पैसा जो है, सारा का सारा पैसा कहाँ पे रहता है, इस संचित निधि में ही रहता है, जो यहाँ पे है। तो संचित निधि में सारे के सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पैसा इसी में रहता है। केंद्र सरकार का तो खैर रहेगा ही रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर स्टेट गवर्नमेंट जितने हैं उन सबका पैसा कहाँ पे होता है, संचित निधि में ही रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इससे होता क्या है, कभी भी बजट निकालना है, विनियोग करना है, पैसा कहाँ से लिया जाता है, संचित निधि से। किसी का वेतन देना हो, बड़े बड़े लोगों का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज या फिर जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन सबकी सैलरी कहाँ से ली जाती है, इसी में से ली जाती है। कोई लोन जो है किसी से लिया जाता है तो पैसा आके उसी में जमा हो जाता है, फिर हम उसी में से खर्च करते हैं। भारत जो है किसी को पैसे देता है, लोन देता है या फिर कुछ भी उसका कर्ज चुकाता है, किसी भी तरीके से देता है, तो भी संचित निधि में से ही दी जाती है। तो इसका भी ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें से पैसा अगर निकालना हो संचित निधि में से, तो एक बजट पास करना पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को निकालना है तो लोकसभा की ज़्यादा पावर है, राज्यसभा उसमें छोटा सा रोल प्ले करती है। और दूसरा है कि अगर राज्यों में पास करना है तो विधानसभा ही मेन कर देती है, विधान परिषद का रोल उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ वाली ही होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल 266 में है। फिर इसके बाद आते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। तो कॉन्टीजेंसी फंड में क्या है कि इसमें कुछ पैसा है, 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया इसमें रहते हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया रहता है इसमें। और इसको ना बिना बजट के ही पास करके निकाल सकते हैं, बिना बजट के निकाल सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के साइन करने के बाद में। ये इमरजेंसी में, आपातकाल वगैरह में निकाली जाती है। जैसे कि बहुत इमरजेंसी आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई राहत कार्य चलाना है, या फिर बाढ़ आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया, अनहोनी हो गया, और या कोई सत्र नहीं चल रहा है, पैसा खर्च करना जरूरी है, जैसे महामारी आ गया, कोरोना आ गया, अब उस समय लोग कुछ राहत पहुंचानी है, तो उस हालात में क्या किया जाएगा, हमें तो चीज़ें करनी होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 267 में कि एक फंड होगा जिसको बोलेंगे आकस्मिक निधि, जिसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड, और इसी में से पैसे निकाल के हम खर्च करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें 500 करोड़ रुपया है इसमें, 1000 करोड़ रुपया है इसमें, अगर वो हमें उससे ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं। बस इसमें रूल बताया गया है कि पहले जो क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि में पैसा आएगा कहाँ से, संचित निधि से आएगा, राइट। और संचित निधि से पैसा इसमें आ जाएगा और फिर इस वाले में से खर्च करके इसमें से फिर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसमें से खर्चा कर दिया जाएगा पैसा। मतलब कि देखिए, संचित निधि से पैसा लेके, संचित निधि से पैसा लिया जाएगा और किस में डाल दिया जाएगा, आकस्मिक निधि में, राइट। और फिर इसमें से पैसा निकालने खर्च कर दिया जाएगा। और फिर जब बाद में संसद, अगर केंद्र सरकार ने निकाला है तो संसद का बैठक जब होगा तो वहाँ से इसका बजट पास कर दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार ने किया है तो विधानसभा और विधान परिषद मिलकर, जिसको विधानमंडल बोलते हैं, विधानमंडल वहाँ पास कर देगी, है ना। तो अपना पास करके फिर बाद में इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन एक प्रोसेस बता दिएगा कि इमरजेंसी में पैसे कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में आकस्मिक निधि है। अगला है अपना आर्टिकल 280, बीच का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 280 में बताया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और इसको वित्त आयोग बोलते हैं हिंदी में। इसका गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं और ये जनरली पैसे का बंटवारा करती है केंद्र और राज्य के बीच में। तो संविधान में हिसाब से ही इनका पद है। तो जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें नंबर पे यहाँ पे जो थे, अब आप करना है 2015 से 2020 में जो थे, इनका नाम था बीबी रेड्डी। और जो एनके सिंह हैं इस समय के हैं, जो वर्तमान में 2020 में बने हैं और 2025 तक के रहेंगे, जिनका नाम है एनके
NK सिंह, ठीक है। और VB रेड्डी जो थे इससे पहले थे 2015 से 2020 तक। और इन्होंने सिफारिश किया था कि राज्यों को पैसा जो है थोड़ा ज़्यादा देने के लिए 43% देने के लिए पैसा ज़्यादा इन्होंने सिफारिश किया था। पहले राज्यों को पैसा काफ़ी कम मिलता था, इन्होंने सिफारिश किया था इनको देने के लिए। तो इसी के बारे में है आर्टिकल 281 कि वित्त आयोग की सिफारिशें किस किस तरीके से होगी। राष्ट्रपति के पास से लोग भेज देते हैं और राष्ट्रपति से भिजवा देते हैं संसद में, और संसद में पेश किया जाता है कि ये वित्त आयोग ने सिफारिश किया है। तो जैसे कि जो रेड्डी थे, क्या नाम था इनका, VB रेड्डी, इन्होंने सिफारिश किया था कि 43% जो है पैसा देना चाहिए राज्यों को, जो वहाँ से पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, जो भी पैसा वहाँ से आता है। तो इसको केंद्र सरकार ने पास कर दिया और अब राज्यों को जो पैसा है 43% मिलता है, जो उनका इनकम होता है उसका 43% शेयर जो राज्यों को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हो गई है, इसके बारे में आर्टिकल 281 में बताया गया है। अगला है आर्टिकल 282, संघ और राज्य का खर्च किस तरीके से होगा, इसके बारे में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 283 में है संचित और आस्मिक निधि की जो रक्षा है वो किस तरीके से की जाएगी, कैसे उसको बचा के रखा जाएगा, इसके बारे में है। आर्टिकल 284 में है कि जितने भी लोक सेवक है या न्यायालय में प्राप्त या फिर न्यायालय द्वारा प्राप्त जो है पैसे होते हैं, इन सबको रक्षा किस तरीके से किया जाएगा, उन सब पैसे को कैसे जमा किया जाएगा, कहाँ पे, इसके बारे में है आर्टिकल 284 में। और ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं जो है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस यूँ ही मैंने इसको बता दिया कि ये भी एक पार्ट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया था, राइट। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 285 में कि संघ सरकार की प्रॉपर्टी पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। और ऐसे ही 289 में बताया गया है कि राज्य सरकार की प्रॉपर्टी पर केंद्र सरकार भी टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 290 में बताया गया कि पेंशन कहाँ से दिया जाएगा केंद्र सरकार के लोगों का, वो संचित निधि से दी जाएगी, ठीक है। तो 291 तो डिलीट कर दिया गया है 26वां संशोधन द्वारा 1971 में, तो ये तो डिलीट हो गया है। और यहाँ पे जो 292 में है, ये क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उधार ले सकती है किसी से भी, किसी भी देश से किस तरीके से उधार लेगी पैसे, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 292 में। इसके बाद का जो आर्टिकल है 293, राज्य सरकार भी उधार ले सकती है किसी और देश से, लेकिन केंद्र सरकार के चाहने पर, केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकती, अगर केंद्र नहीं चाहेगा तो। अगला है 294 से 296, इसमें संपत्ति का वारिस कौन होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 294 से 296 तक। 297 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में ना कहीं भी, मतलब इंडिया है मान लीजिए, ये तो हमारा मुख्य भूमि हो गया, इसके बाद इधर भी अरबियन सी है, यहाँ हमारा लक्षद्वीप है ना, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पे अरबियन सी हो गया, साथ में हम इधर देखेंगे बे ऑफ बंगाल है ना, और फिर यहाँ अपना अंडमान निकोबार हो गया। तो कहीं पे भी इंडिया में ऊपर का अपना इलाका कहीं पे भी हो, ना नॉर्थ ईस्ट का राज्य कहीं का भी हो, अगर कोई मूल्यवान या महंगी वस्तु कोई मिलती है, ठीक है, कोई भी चीज़, तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का हक होगा पूरी तरीके से उसके ऊपर। हालांकि राज्यों को भी उसमें हिस्सा तो मिलेगा ही, उस राज्य के क्षेत्र में आता है तो, लेकिन केंद्र सरकार के कम्प्लीटली उस पर हक एक तरीके से बन जाएगा, वो उसके खनन और बाकी चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार ही देखेगी उस चीज़ को लेकर, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है संपदा है, प्राकृतिक संपदा किस राज्य के पास है, उड़ीसा के पास है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास 298 में कि व्यापार की शक्ति है, कि व्यापार किस किस तरीके से केंद्र सरकार करवा सकती है, कर सकती है। और आर्टिकल 300 का क जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर संपत्ति का अधिकार है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि आर्टिकल 300 के क में क्या है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार था शुरुआत में जब संविधान बना था तो, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको ख़त्म कर दिया गया। पहले कहाँ पे था, ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है, अभी आर्टिकल 31 में नहीं है, ठीक है। पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब क्या है, ये विधि अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है ये। और पहले कहाँ पे था, संविधान के आर्टिकल 31 में था, और अब आर्टिकल 300 के क में है संपत्ति का अधिकार। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे ख़त्म कर दिया गया। इस समय प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई, और वो जनता पार्टी से थे। ये पहली गैर कांग्रेसी जो थे प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो थे भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी थे मोरारजी देसाई। उनको भारत रत्न भी मिला था, और साथ ही साथ भारत रत्न के सिवाय पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जिसका नाम है निशान पाकिस्तान, वो भी दिया गया था, जिनका नाम है मोरारजी देसाई उनको, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।